अच्छा, तो अब तक जो पढ़ाया उसको एक बार समझ लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा बंद कर दो अब ये बात। तो क्लास 10th का फर्स्ट फ्लैग बुक से चैप्टर 1 है, जिसका नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। इसमें जो अभी तक हमने समझा उसको समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसका जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, वो कौन है, एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो की अगर बात करें तो वो बहुत सीधा साधा इंसान है। ये मान लो एकदम उसको कहा गया है बैल की तरह, जो जानवरों की तरह तो काम करता है खेतों में, लेकिन बहुत मासूम है और सीधा साधा व्यक्ति है। तो होता क्या है, उसकी जो घर है, पहले हमने बताया था उसका घर कहाँ पे है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल, मतलब एक पहाड़ी है उसकी ऊपर चोटी पर है, ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं, छोटी सी है। उस पहाड़ी से कॉर्नर से पीछे से एक नदी बहती है, और उसके नीचे ही उसके क्या है, काय के खेत हैं उसके, मक्के के खेत हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मक्के की जो फसल है उसमें क्या है, फूल आ जाते हैं। जैसे उसकी वो मक्के का मान लो ये पेड़ है, इसमें ये मक्के लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फूल आ जाते हैं, मतलब उसमें दाना पड़ने वाला है। तो उसको, वो खेती को अच्छे से जानता है, अपनी जमीन को अच्छे से जानता है। तो उसका विचार क्या था कि बस एक बार अच्छे से बारिश हो जाए, जिसको उसने किस नाम से बोला, क्या बोला था, डाउनपोर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, हैवी रेन, और हिंदी में कहो तो मूसलाधार बारिश। तो उसने सोचा कि अगर एक बार अच्छे से बारिश हो जाए तो उससे क्या होगा, इसकी फसल अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा ग्रो करेगी तो उसे प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ, वो देख ही रहा था सुबह से शाम तक, तो उसको नॉर्थ ईस्ट से, किस डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट, ये वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में उसको बादल दिखाई दिए, तो उसने सोचा यहाँ से अब बारिश होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट से बारिश होगी। शाम का टाइम था, उसका खाना बन चुका था, खाने के लिए उसकी पत्नी ने बुलाया सबको। वो जैसे ही गया, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई, तो बाहर आया और वो ऐसे करके बारिश का आनंद ले रहा है। जैसे मान लो लगान मूवी में, या फिर कोई बहुत समय से बारिश का वेट कर रहा हो, फिर बारिश स्टार्ट हो जाए तो उससे अच्छा लगा। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरी, तो उसने, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि बारिश की बूंदों को उसने न्यू कॉइन्स क्यों कहा। वाई डज लेंचो से दैट दीज आरंट रेनड्रॉप्स, दीज आर न्यू कॉइन्स। वाई डज, वाई मतलब क्यों, डज लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है दीज आरंट रेनड्रॉप्स, ये रेनड्रॉप्स नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, कॉइन्स है। फिर उसने कंपेयर किया किस चीज को, उसने कहा जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो कितने सेंट्स की है, 5 सेंट्स की। और जो बिग ड्रॉप्स हैं, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं, वो कितने की है, 10 सेंट्स की। तो अब देखो आपको यही आंसर याद हो जाएगा, अगर आपको टेंस की समस्याएं नहीं है, और क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आपको टेंस अच्छे से आए, और गिने चुने 5 से 10 यूजेज हैं जो तुरंत खत्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो, और आपने डेली लाइफ वाली चीजें तो तुरंत बोल ही सकते हो। क्वेश्चन समझना पहले, वाई डज लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है दीज आरंट रेनड्रॉप्स, ये रेनड्रॉप्स नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स। मैं क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा, याद कराऊंगा, ये तो बीच में बता रहा हूं कि याद कैसे करते हैं। तो हमने कहा लेंचो कहता है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं कहूंगा लेंचो सेज दैट, से में क्या लग गया, एस, क्योंकि लेंचो सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या लगेगी, एस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबको आता है, अभी सिखा दूंगा। आपने कौन सा सीखा, कॉन्टिन्यूस सीख लिया, परफेक्ट सीख लिया, चलो रह गया है जो उसको स्टार्ट करूंगा, वैसे तो थोड़ा बहुत आता है सबको। तो लेंचो सेज दैट दीज, मतलब ये, आर नॉट, नहीं है, क्या नहीं है, रेनड्रॉप्स। तो लेंचो कहता है, तो सेज की के लिए लगाएंगे दैट, लेंचो सेज दैट दीज आरंट रेनड्रॉप्स, दीज आर न्यू कॉइन्स, दीज आर, एक्चुअल में ये तो क्वेश्चन से मिल गया, बिकॉज, क्योंकि, लेंचो विल गेट, लेंचो को मिलेगी, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल, विद द हेल्प ऑफ दिस रेन, इस रेन की मदद से, एंड बाई सेलिंग इट, बाई, इसे बेचकर, ही विल गेट इनफ मनी, उसे पर्याप्त पैसा मिलेगा। अब बनाने को ये आंसर बन गया बेटा। अगर आपको हिंदी, अगर टेंस से
रिलेशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना आता है, आज आ जाओ बेटा। आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना आता है तो आप बना सकते हो। समझ में आई बात? इसीलिए मैं आपको ग्रामर इसके साथ साथ में ग्रामर सिखा रहा हूँ, और पूरी ग्रामर सिखाऊंगा जितना भी है। ऐसा छोड़ेंगे कि ये आता नहीं, नहीं, हर चीज रिलेटेबल है, हर चीज आपके एग्जाम में आने वाली है, बस उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा देखिए फिर से, अभी थोड़ा क्या स्टार्ट हो रहा है बैच, तो पेरेंट्स आते रहेंगे। अच्छा अपन ने देखा अभी तक क्या, स्मॉल ड्रॉप्स को उसने किससे कंपेयर किया, 5 सेंट से, और बिग ड्रॉप्स को किससे, 10 सेंट से। किसी को कोई समझ में नहीं आए अर्षिता पूछ लेना, ठीक है? अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, कोई चीज़ नहीं आती, किसी को भी कोई डाउट होता है तुरंत बता सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन जो जैसे मान लो तुम्हें दिक्कत बताए काम में आएगी। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला, उसका मैंने आंसर भी खुद ही बना दिया। अब बहुतों को दिक्कत होगी, सर नहीं बना पा रहे, हम तो कॉपी में लिख के बना पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा तुम अभी याद कर लो, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बनाया जाता है, और अपन जैसे जैसे ग्रामर को सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमें इस चीज़ में मदद मिलेगी, ठीक है? आपको बताया इसलिए मैंने, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको बहुत से बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को नहीं रख पाते याद दोनों किताबों के, तो वो इस तरीके से उसको कर सकते हैं। ये पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा आपको सिखाऊंगा, बट चैप्टर के साथ पढ़ाते वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका क्वेश्चन है, तो अभी से माइंड में आ जाता है आपके। जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है? सेंट्स की बात करो तो ये तो पहले इसका पहाड़ी पे घर था, ठीक है कि नहीं? और ये सेंट्स थे, जैसे अपने यहाँ रुपए होते हैं वहाँ होता है पैसोस, क्या? अभी आगे बात करेगा वो। और अपने यहाँ रुपए से छोटा होता है पैसे, वहाँ क्या कहते हैं? सेंट्स। अच्छा इनकी भाषा की बात करो, 1 सेंट को कहते हैं पेनी, ठीक है? 5 सेंट्स को कहते हैं निकेल, और 10 सेंट्स को कहते हैं डाइम। ये आपकी एक बॉल पोएम है, उसमें डाइम वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। 10 सेंट्स को क्या कहते हैं? डाइम। 25 को क्वार्टर। अच्छा तो क्या हुआ, वो देख रहा था, अच्छी सी बारिश होने लगी, उसने कहा कि अब तो ये क्या हो गए, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है? सिल्वर, सॉरी 5 सेंट्स के क्या है? न्यू कॉइन्स है। अचानक से फिर क्या हुआ, वो पानी की बूंदें कन्वर्ट हो गई, तेज हवा चली, और वो क्या बन गई? हेल स्टोन्स बन गई, ओले पड़ने लगे। जैसे ही ओले पड़े तो उसने सोचा, कुछ मिनट तो देखा कि अरे हाँ ये तो मजा आ गया, ये सिल्वर कॉइन्स बरस रहे हैं। अब पैसा नहीं बरस रहा, क्या बरस रहा है? सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, मतलब प्रॉफिटेबल है। बर्फ का गोला गिरेगा, जमीन में पड़ेगा, काफी समय तक आपकी जमीन को वो पानी भी देगा, ठंडक रखेगा। लेकिन कुछ समय तक बरसे तो ठीक है, अब वो ओले लगातार 1 घंटे तक पड़े। अब ये सोच रहा था 5-7 मिनट में बंद हो जाएंगे थोड़े बहुत बरस के, लेकिन लगातार 1 घंटे बरसने के बाद उसकी पूरी फसल को तबाह कर दिया उसने। इसके जो पेड़ थे वो तोड़ दिए, फूलों के जो लगे हुए थे उसमें फूल थे, उस पर एक भी फूल नहीं रहा, सभी पत्ती गायब हो गई, पूरी तबाही। पूरा का पूरा जो इसका खेत था वो कैसा लग रहा था, जैसे कि मान लो किसी ने नमक की क्या कर दी हो, चादर बिछा दी हो। जहां तक पढ़ा चुका हूँ वहां तक तो बता ही रहा हूँ, क्या कर दिया हो? नमक की। अब नमक की चादर को कंपेयर इसने क्यों किया? क्योंकि सब जानते हैं नमक घाव, कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, तो वो नेगेटिव सेंस देता है। तो ये जले पे नमक ही तो छिड़क गया। वो बेचारा उम्मीद कर रहा था 4 पैसे आएंगे, पता चला जो था वो भी चला गया। फिर इसने क्या कहा कि अपने बेटे से कहा कि बेटा अपन तो बर्बाद हो गए। ये मान लो इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई है अपनी कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट कहते हैं, यानी टिड्डियों का दल हिंदी में कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, टिड्डियों का दल। वो हेलीकॉप्टर से आता है, छोटे छोटे संख्या में बहुत सारे होते हैं, और जिस खेत में बैठ जाए उसकी फसल लगभग 75% तबाह कर देते हैं, क्योंकि वो फूलों पे बैठेंगे, उसको खाएंगे तो फसल तबाह हो जाएगी। तो उसने कहा इतना तो बर्बादी ये भी नहीं करते, जितना भी खाते हैं उसको कम से कम इतना छोड़ जाते हैं उस खेत में कि आप अपना खाने पीने का घर का गुजारा चला सको। लेकिन जो बर्फ, जो ओले पड़े हैं, इन्होंने मुझे पूरी तरीके से क्या कर दिया? तबाह कर दिया। कल हमने इतना पढ़ लिया था शायद, अच्छा थोड़ा और आगे पढ़ा था, वो भी सुनो। तो क्या किया, पूरी रात घर में सन्नाटा रहा। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी था, इनके पास एकमात्र सहारा था जीविका का, वो क्या था? इनकी खेती। जैसे ही वो बर्बाद हुई, रात को ये कह रहा है अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, इसके 2-3 बेटे हैं, उनसे कह रहा है कि आप निश्चिंत रहो, भगवान सब देखता है। गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग, गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब देखती है। इवन डीप इन वंस कंसाइंस, ये वर्ड है, आपको आंसर में याद करना पड़ेगा। इवन डीप इन वंस कंसाइंस, यानी इंसान अंदर से कैसा है, उसकी समझदारी कैसी है, अच्छा है, भला है, बुरा है, वो भी कैसा है, सब ऊपर वाला जानता है, वो हमें भूखे नहीं मरने देगा। अगली सुबह ये क्या करता है, कहता हूँ जो बैल है, बिल्कुल जानवरों की तरह, बिल्कुल शुद्ध सीधा इंसान है। भाई साहब ने क्या किया, पास के ही कस्बे में गए
और वहाँ से एक लेटर खरीदा और उस लेटर पे एक पत्र लिखा उसने और कहा भगवान हेलस्टोन्स के कारण मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, अब मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और मेरी पूरी फैमिली इसी पे डिपेंड थी, भूखी मर जाएगी, तो मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है और आप सभी की मदद करते हो, मेरी भी करोगे, तो एक काम करो, मुझे 100 पैसोस, कितने 100 पैसोस भेज दो। भगवान से कह रहा है कि 100 पैसे भेज दो मुझे, ताकि क्या हो, अभी मेरे घर का गुजारा चल जाए और जब तक मैं बीज बोऊंगा, तो ऐसा नहीं कल ही उगाएगी, वो क्या होगा, बीज बोऊंगा, साल भर लगेगी, वो बड़ी होगी तब आएगी, तो तब तक के लिए मेरे घर का खाना पीने का गुजारा चल जाए। 100 पैसोस बेटा वहाँ की करेंसी है और ये बात बहुत पुरानी है, मैक्सिकन स्टोरी है, यानी मैक्सिको की स्टोरी है, ठीक है। उस समय उसके लिए काफ़ी होंगे, सफिशियंट होंगे, ठीक है कि नहीं। तो हुआ क्या था, उसने लिखा और बाकायदा जो स्टाम्प लगता है ना, वो छोटे से साइन करते हैं वो छोटे छोटे स्टाम्प, उसने वो लिए और बाकायदा उस पर चिपका दिए, ठीक है। उनके बिना मान ही नहीं होता आपका जो लेटर वगैरह होगा, चिपका दिए और जाके कहाँ, पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है उसमें वो डाल के आ गया। इसके बाद देखते हैं आगे। चलो यहाँ तक हो गया था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। अब ये है पैसोस जिनकी मैं बात कर रहा था। अपने यहाँ करेंसी क्या है, रुपी, और वहाँ क्या है यहाँ का करेंसी, पैसोस। हाँ, तो वहाँ अपने यहाँ गांधी फेमस है, वहाँ के कोई और होंगे जो छपे हुए हैं, तो ये तो अपनी सरकार पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में जाओगे मोहम्मद अली जिन्ना मिलेगा, अपने यहाँ गांधी है, कहीं कोई और है, अफ्रीका में जाओगे नेल्सन मंडेला मिल सकते हैं, तो अलग अलग जगह के अलग अलग है। चलो यहाँ से आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, बेटा सुन, तो वहाँ जैसे उसने मेल बॉक्स में डाला तो पोस्टमैन आया और उसने उसको लिया। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम ए लेटर टू गॉड, अब वो गया, उसने निकाला और जाके ले गया। अब देखते ही क्या है, उसके ऊपर लिफाफे पे लिखा था टू गॉड, किसको भेजना है, और देने कौन जाता है, पोस्टमैन, भगवान को देने जाएगा, यानी खुद निपट के जाएगा ऊपर तक। अब वो बेचारा उसको देख के हंस रहा है और हंसते हुए जाता है कहाँ, पोस्ट मास्टर के पास, यानी जो पोस्ट ऑफिस का मेन हेड होता है पोस्ट मास्टर, उसके पास जाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपनी जिंदगी में उसने ऐसा कोई पता नहीं देखा कि यहाँ भेजना है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था मोटा ताजा था लेकिन बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है। आल्सो ब्रोक आउट लाफ, ब्रेकआउट ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मतलब ठहाके मार के हंसना, तो एकदम देखते ही वो बहुत तेजी से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया और उसने वो लेटर कहाँ रखा, अपनी डेस्क पर, और डेस्क पर रखा और क्या कहा, कमेंट किया, व्हाट अ फेथ, यानी क्या भरोसा है, भगवान पर इतना भरोसा, इंसान के भरोसे के साथ लेटर भी लिख रहा है कि भगवान मेरी मदद करेगा, कितना सीधा इंसान है ये। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस इंसान का भरोसा कायम रखूं। ये बात मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि भगवान के पास लेटर पहुंचने वाला नहीं है, ना आपको भगवान 100 पैसे भेजने वाले। तो इसने कहा कि अब इस इंसान का भगवान पे इतना भरोसा है तो मैं क्या करूंगा, इसके इस भरोसे को बनाए रखूंगा। तो इसके लिए उसने प्रयास किया कि मैं इसकी मदद करूंगा। एमिएबल का मतलब क्या बताया, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। आपको जो वर्ड मीनिंग दिख रही है ये मैं आपको लिखाऊंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको सभी वर्ड मीनिंग लिखा दूंगा, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है कि नहीं। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, मतलब जब हम लेटर्स किसी को देते हैं तो फिर जो वार्तालाप होती है उसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। शो, यहाँ से ये पैसेज हैं जो आपकी किताब के पैसेज हैं, ये वाले पैसेज। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स फेथ लिखने वाले का भरोसा, लिख कौन रहा है, लेंचो, तो लेंचो का भरोसा भगवान से ना उठे। अब बताओ कोई मरने वाला है बेचारा, उसकी फैमिली मरने वाली है, उसने किसी से भगवान से मदद मांगी, और सभी चीज़ों में हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है कि भगवान आपकी बुरे समय में मदद जरूर करता है,
अब वो उसकी मदद नहीं करेगा तो उसका भगवान से भरोसा उठेगा कि नहीं। तो इसने कहा इतना इंसान अच्छा है, भूखा मरने वाला है, भगवान को उसने भरोसा किया तो इसकी मदद की जानी चाहिए। तो उसने क्या किया, शेख का मतलब होता है वैसे हिलाना, अब यहाँ शेख का मतलब हिलाना नहीं है, मतलब किसी का भरोसा तोड़ना है, इसका भरोसा क्या हो जाएगा, वहां से टूट जाएगा या हट जाएगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या है, एक आइडिया आया। उसने क्या कहा, आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर का जवाब जरूर देंगे। अब इसको ये नहीं पता ये पैसा मांग रहा है, क्योंकि इसने अभी तक क्या देखा है, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा है, टू गॉड। तो उसने कहा इसने जो भगवान से कुछ पूछा होगा तो सही दिमाग लगा के उसका जवाब हम दे देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसको पता चला कि केवल आंसर देने से काम नहीं चलेगा, गुडविल मतलब अच्छी इच्छा है तुम्हारी, अच्छा काम है, उसका जवाब देने के लिए तुम्हें लिखने से ज़्यादा कुछ और भी देना पड़ेगा। तुम केवल आत्मा संतुष्टि के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख दो, उससे काम चलने वाला नहीं है। इंक एंड पेपर, यानी इंक एंड पेपर के अलावा भी हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। वो क्या था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने मान लिया था कि मैं इस इंसान की मदद करूंगा ही करूंगा। तब क्या हुआ, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि सुनो ये व्यक्ति है, इसके ऐसे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं इस इंसान की मदद करने वाला हूँ। चैरिटी मान लो, हम तो दान पुण्य मंदिर में करके आते हैं और एक्चुअल में ये होना भी चाहिए। अब इनके साथ क्या हुआ वो नहीं मानता, इंसान क्या जाता मंदिरों पर जाता, घंटे चढ़ाएगा, अखंड रामायण भागवत करा देगा, बहुत सारी चीज़ें दान पुण्य में देता है। अलग अलग कास्ट में जाओगे, कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, भंडारा लंगर लगाया हुआ है। बट एक्चुअल में बात बता दूं, क्या ये तो दान पुण्य आप कर रहे हो, आप कितना भी चढ़ा दो, सोने की मूर्ति जाके दे आओ राम मंदिर में, लेकिन कोई वैल्यूएबल है। कहते हैं, थोड़ी मेरी बातें लोगों को अजीब सी लगती हैं, साईं बाबा का जो मंदिर है आपने सबने देखा है उसको, उन्होंने ज़िंदगी भर मांगने में गुजार दी, आज उनके ट्रस्ट में उनके दान पुण्य में करोड़ों रुपए निकलते हैं। इतना इंसान दान करके जाता है, क्या सेंस बनता है इस चीज़ का। तो इंसान क्या है, मंदिर मस्जिदों में या चिड़ियाघर, क्या कह रहा हूँ, चर्च में, इनमें दान पुण्य ना करते हुए, ठीक है आपकी श्रद्धा करो, आप अपने आसपास के लोगों की अगर मदद की जाए तो वो असली दान पुण्य माना जाएगा। मंदिरों में दान पुण्य, मैं सच बताऊं, मैं कैसा नहीं कह ही रहा हूँ, मैं किसी भी मंदिर में कहीं भी घूमने जाऊं, वो कहते हैं लो माला ले लो, नारियल ले लो, और तुमने नोटिस किया माला नारियल ले तो लेते हो, भीड़ में जाओगे तुमसे पंडित ऐसे चढ़ा के रख देगा कि आओ जाओ चढ़ गई, तुम लेके आए 100 रुपए की 80 रुपए की, उन्होंने तुमसे नारियल लिया चढ़ गई, अब तुम बाहर निकले, वो डब्बा उठ के गया उसी दुकान पे पहुंच गया, वो फिर बेचेगा उसको, क्योंकि चढ़ाया क्या, नारियल उसको फेंक दिया उसमें और माला कहीं और रखी हुई है। क्या हो रहा है ये, इससे बेटर है किसी को जरूरत पड़े। अब जरूरत करने वाला याद रखना, जरूरी नहीं कोई भिखारी ही हो, भिखारियों को नहीं कह रहा, भिखारी तुमसे ज़्यादा अमीर है, भिखारी को दान करने की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो बढ़िया तुमसे दे 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 करेगा। रात को वो एक सुना नहीं है कि क्या, एक बस स्टॉप था, बस स्टॉप पे हुआ क्या, 8-10 लोग थे, बस का इंतजार कर रहे थे, ऑफिस जा रहे सुबह सुबह कि बस आ जाए, क्योंकि बस में रुपए कम लगते हैं। एक भिखारी आया, यानी अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे दे दे, सबने 5-5 रुपए दिए, उसके 50 रुपए हुए, उसने टम्पू किया, बैठ के निकल गया। सब देख रहे भिखारी है, हम बस के लिए वेट कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, 5-5 रुपए सबसे भीख में लिए, पर्सनल टेम्पू किया और ये जा रहा है कि तुम भाड़ में जाओ। मैं इन भिखारियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोग जो अपने कैरेक्टर में हैं और थोड़ा अंदर से हैं, आपके सामने झुकना नहीं चाहते, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, आस पड़ोस वाले मिलेंगे, जिनको कभी ना कभी आवश्यकता पड़ जाती है किसी चीज़ों की, ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है, किताब नहीं ले पा रहा बगल वाला, तो भैया दे दे, उससे क्या दिक्कत है, अपनी को थोड़ा सा शेयर करें कुछ चीज़ों को, वो सही हेल्प मानी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपस में, आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, कभी ना कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, किसी की साइकिल पंचर हो गई या टूट गई नहीं है, तो उसको भाई बैठा ला, आधी रास्ता तू चला ले, वो चला लेगा, ये मदद मेन है, समझ रहे हो। जो चीज़ें मदद हम लोगों की कर सकते हैं वो एक्चुअल दान पुण्य में तो ये मानता हूँ। बाकी भगवान को कितना भी चढ़ा दो, तुमसे ज़्यादा तुम 100 रुपये चढ़ा के आओ, कोई 1000 वाला बैठा है, किसकी सुनेगा, तुमने रिश्वत ज़्यादा दी तो उसने रिश्वत ही तो है,
कि सुनो घंटा चढ़ाएंगे हमारा काम है जाए, मतलब तुमने 1 घंटे की रिश्वत दी उनको। अब जिसके पास घंटा चढ़ाने को नहीं है अर्जी तो वो भी लगा रहा है। क्या ऐसा है कि तुम्हारी पहले सुनवाई होगी, तुमने घंटा चढ़ाने की कही? ऐसा तो नहीं है। अगर भगवान एक्चुअल में सबको बराबर मानता है तो दोनों की सुनेगा। तो बोले घंटे वाला सीक्वेंस, ये फालतू की बात हुई कि नहीं? ये तो पंडितों का फायदा हुआ। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ उसने कहा कि मैं इसके भरोसे को कायम रखूंगा, और उसने क्या किया, चैरिटी के नाम पे अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और रख दिए। He himself gave part of his salary and several friends his were obliged to give something act of charity। दान पुण्य के नाम पे सबने कुछ ना कुछ दिया। उसने कहा देखो कि मैं अपने पैसे, मैं दान पुण्य के नाम पे मैं इतने रुपए अपनी सैलरी से रख रहा हूँ, और आपको जो देना हो तो दे दो, इस इंसान की मदद हो जाएगी, बेचारा भूखा नहीं मरेगा। तो उसने क्या किया, सब ने अपनी अपनी पॉकेट से जो सैलरी मिली थी उसमें से ला के रख दिया। अब एक्चुअल में हुआ क्या, मीनिंग की बात करो, रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोई काम करने का दृढ़ निश्चय कर लेना कि ये करना है या नहीं करना, उसी को क्या कहते हैं, रिसोल्यूशन। ऑब्लाइज मतलब ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना किसी चीज के लिए कि नहीं ये करना है, अच्छा है, हम करेंगे। ठीक। तो फिर इसके बाद हुआ क्या, इन्होंने जब पैसे मिले और सबके पैसे जोड़े तो ये 100 पैसों से नहीं हो पाए। कितने हो पाएंगे, 70। It was impossible for him to gather together 100 pesos. He was able to send the farmer only little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lencho with it a letter containing only a single word as a signature God. इनको 100 पैसों तो इकट्ठे नहीं कर पाए, इनसे जितने हुए आधे से ज्यादा पैसे हो गए। अभी आगे गिनोगे तब पता चलेगा कितने पैसों से, इसमें 70 पैसों से इन्होंने रखे हुए हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. इन्होंने वही रखा, पैसे रखे और ऊपर लिख दिया फ्रॉम गॉड। अगले संडे को जैसे ही आया कि पैसे आ गए होंगे, भगवान ने मेरी मदद करी होगी, लेंचो बड़ा उम्मीद के साथ आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment, मतलब इसका होता है संतुष्टि। ठीक है, तो जैसे ही वो आया, पोस्टमैन गया, उसने लेटर दिया, अंदर से सब हो जाकर आए हैं कि देखो अब इसका जो चेहरे पे फीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, ये कैसा फील करेगा, अच्छा फील करेगा। सबको यही उम्मीद थी कि भगवान ने दिया है, शॉक्ड होगा कि नहीं होगा। सब लोग अंदर से देख रहे हैं, पोस्टमैन ने जाके लेटर दिया कि ये लो भगवान की तरफ से लेटर आया है। और ये भाई साहब ऐसे इतना भरोसा कि हाँ भगवान तो भेज ही देंगे, और ये भाई साहब लेते हैं। ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, डीड का मतलब होता है कर्म, वो इंसान जिसने अच्छा काम किया, वही पोस्ट मास्टर। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक ऑन का मतलब वहां से उस पर नजर बनाए रखना, तो अपने ऑफिस से देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, मैंने क्या है यहाँ अल्लाह दे दे। एक तो होता सरप्राइज होना चाहिए, भगवान की तरफ से पैसा आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सच वाज इज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री, और खुश तो नहीं हुआ, गुस्सा हो गया। मतलब गुस्सा होता है चेहरे पे दिखाई दे जाता है। अब अंदर पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर बैठा सोच रहा है कि ये क्या होगा, हम सोच रहे हैं खुश होगा, और ये क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, कब गुस्सा हुआ, जब उसने पैसे गिने तब। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और भाई साहब कह रहे हैं सुनो भगवान से गलती तो नहीं हो सकती। 100 पैसों मैंने मांगे थे, इन्होंने कितने भेजे हैं, 70। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब ये इतना तगड़ा आदमी, इतना भरोसा, वो कह रहा है पता क्या, कि भगवान ना तो गलती कर सकता है और ना मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। भगवान सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद करेंगे ही करेंगे। 100 मांगे थे, 100 भेजने चाहिए, कितने भेजे हैं, तो ये भगवान से गलती नहीं हो सकती। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink on the public writing table। ये फिर से विंडो पर गया कि सुनो एक लेटर देना, उससे लिया, और वहाँ टेबल रखी हुई थी, उस पर इंक पेपर लिया, पेन ली, और उस पर लिखना चालू। He started to write, उसने लिखना चालू किया। With much wrinkling of his brows, wrinkling का मतलब आईब्रो जो होती नहीं है, अच्छा मतलब गुस्से में वो होती नहीं है, तो ऐसा कुछ करने में लगा हुआ है। सब देख रहे हैं उसका फेस को। Caused by the effort he had to make to express his idea,
एफर्ट, प्रयास कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, क्या क्या था सोच समझ के लिख रहा है उसको, जो भी उसके मन में आ रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp. खिड़की पे गया और उसने एक स्टाम्प खरीदा, वो छोटा सा मैंने बताया था। Which he licked. अब वो क्या है, जो स्टाम्प होते हैं ना, वो कैसे चिपकते हैं, ऐसे करके, मतलब गीला करना पड़ता है उसे, फिर लगा दो, फिर हाथ से क्या करो, ठोक दो। तो लिक का मतलब चाटना कहते हैं। Then affixed to envelope. affixed का मतलब चुपका देना, लगा देना। काय पे लगा दिया, envelope जो लिफाफा था उसके ऊपर। विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट। ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब है बेटा, मतलब ऐसे करके ठोक देते हैं, उसको कहते हैं ब्लो ऑफ फिस्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही डाल के गया, पोस्ट मास्टर भगता हुआ आया कि ऐसा हुआ क्या है, मैं भी तो देखूं। उसने खुद वो लेटर उठाया। मनी उसमें लिखा था, इट इज सैड गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी। जो पैसे मैंने मांगे थे उसका कितना पैसोस पहुंचा है मेरे पास, केवल 70 पैसोस। सेंड मी द रेस्ट, के बच्चे को जो सुनो भिजवा देना। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। वेरी मच, ये सिंस का मतलब चूंकि पढ़ते होगे, मैथ में पढ़ोगे। सिंस ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू ए, या ए बी इज इक्वल टू ए बी, जो भी तुम मैथ की भाषा पढ़ो, तो सिंस और देन का प्रयोग किया जाएगा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। अब कहता सुनो, 30 पैसों कम है इसमें, और एक काम करना, मुझे 30 पैसों भिजवा दो, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना। ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जितने भी हैं, सब चोर बढ़िया हैं, बंच ऑफ क्रूक्स। अब इसको क्या लगा कि भगवान ने तो 100 पैसों भेजे थे, इसमें से 30 पैसों किसने निकाल लिए, ये जितने भी कर्मचारी इसमें लगे हुए उन्होंने। तभी तो कह रहा था कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, और ना मेरी रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। तो ये सब काम किसका है, ऑफिस के कर्मचारियों का। उसका ये कहना था। पोस्ट मास्टर ने जैसे ही पढ़ा, वो कहते हैं हवन करते हाथ जलना, अच्छा करने गए हाथ जल गए खुद के उसके। सब माथा पीट रहे हैं कि ये लो। तो क्या होता है, कभी कभार, जो मैंने अभी बातें बताई ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम किसी की मदद करना चाहें, उल्टा आरोप लग जाए। ठीक है, ये रियलिटी है। मैं एक दिन मोहल्ले से गुजर रहा था, तो मोहल्ले में क्या एक बच्चा था छोटा सा, तो वो क्या है नाल, मतलब घर से निकल रहा था तो बीच में नाल ही थी छोटी सी, इसका उधर खिलौना डला हुआ था। तो मैं गया, मैंने कि खिलौना नहीं ले पा रहा, मैंने उठा के खिलौना उसको पकड़ा दिया। मैंने कहा बेटा ले 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 ले। वो रोया इतनी तेज जैसे मैं उसको उठा के ले जा रहा हूँ, और उसके अंदर से अम्मा ने करके ए तुम जो यूं आके गलों का मस्कत रहते हो, जी है वो है। मैंने कछु ने कुछ नहीं किया और तुम मोड़ा ऐसी रुआत रहते हो। अब क्या गोट मलूसा है, तो जो भी है उसके ये ले 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 कर देते हैं, वो जो गलत है। मैंने कुछ नहीं किया, केवल उसको खिलौना दिया, वो इतनी तेज रोया, और वो अम्मा हमें सुनाने में तैयार। मैंने क्या मैंने को समझा, मैंने ठीक है गलती है अपनी हालांकि जानते हैं कि सामने कहीं है ये, कि तुम ऐसे कर देते हो, बच्चे ने डर पा रहे। मैंने डर पाया नहीं, खिलौना इधर रखा था, उनको कौन समझाए। तो हवन करते हैं हाथ जल जाते हैं कभी कभी तो हर किसी से अच्छे की उम्मीद मत करना। ये भाई साहब जिनकी उसने मदद करी, उसी ने उसको असलियत में जे बेवफा निकला, लेन जो अपना ठीक है, चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। क्या हो गया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ग्रामर में अपन ने क्या किया, बस बहुत है। ग्रामर में अपन ने क्या किया था कल, टेंस सीखे थे। चलो आज कल कॉन्टिन्यूस सीखा, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट सीखा, ठीक है। अब सीखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ध्यान देना। अब बेटा जिनको आते हैं वो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि क्लास है तो सिखाना मुझे सबको ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो कल का एक रिपीट करते हैं। मैंने बताया था आपको कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या बताई थी, कोई काम जारी है या नहीं। तो एक बार रिपीट कराता हूँ, फिर ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और कल आपको एक ऐसा टेंस सिखाऊंगा
पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अगर आप सीखते हो बहुत सिंपल है और आपको 90% क्वेश्चन आंसर्स पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सीखो, कुछ यूजेस सीखो, बस क्वेश्चन आंसर आप पूरे बना के लिख सकते हो। तो पहले जो कराया 2 मिनट में समझना। कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा रही आज के याद नहीं करना, आपको सिंपल सी भाषा देखनी है। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार और कॉन्टिन्यूस का मतलब जो काम लगातार जारी है वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान बताई मैंने काम जारी है या नहीं, ये बताने और पूछने के लिए किस टेंस का प्रयोग होता है, कॉन्टिन्यूस का। ये इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब थी और मेन वर्ब में क्या लगती है, पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं इस टेबल पर खड़ा हूं, तो बताओ अभी खड़ा हूं कि नहीं, खड़े होने का काम जारी है, कौन से टेंस में आएगा, कॉन्टिन्यूस में। मैं मारकर पकड़े हूं, अभी भी पकड़े हूं, पकड़ने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूस। बंदर पेड़ पर बैठा था, तुमने जब उसको देखा उस समय वो बैठा था, काम जारी था, कौन सा टेंस हुआ। अब देखो बंदर पेड़ पर बैठा था आ गया तो कौन सा, कॉन्टिन्यूस। और अगर बैठा है तो इतना तो सिंपल था। तो कॉन्टिन्यूस की पहचान हमने समझी, कल समझा दिया था ना अच्छे से, लिख भी लिया था आपने, लिखा था, केवल समझा था, वो लिखा था बस, ये नहीं लिखा आप लोगों ने। चलो अब लिख लेना, एक दिन पूरा इसी का बताऊंगा तो पूरा एक साथ लिख लेना, ठीक है। परफेक्ट में हमने फिर क्या देखा, काम पूरा हुआ या नहीं, ये बताने के लिए और पूछने के लिए किस टेंस का प्रयोग, परफेक्ट का प्रयोग। हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, बताओ पढ़ने का काम कंप्लीट हुआ, कौन सा टेंस हुआ। मैं घर पहुंच गया हूं, पहुंचने का काम कंप्लीट हुआ, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ। तो जो काम कंप्लीट हुए या नहीं हुए ये कौन से टेंस में आएंगे, परफेक्ट टेंस में। अब आप कह रहे सर ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड एक्शन का तो मतलब वही हो गया, काम पूरा हुआ या। और इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट, इंग्लिश में सर इसका मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब होता है बेटा प्रभाव, क्या, कैन बी सीन, प्रभाव देखा जा सके या महसूस किया जा सके, ऐसी बात होगी तो वो कौन से टेंस में आएगा, परफेक्ट। अब क्यों उसको समझना, ये बात मुझे क्यों लिखना पड़ी। जैसे अपन टेंस पढ़ते हैं बेटा, तो सब लोग ये कहते हैं कि अभी से जो निकल गया वो क्या है, पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर, यही तो है। तो अगर मैं कहूं आधे घंटे पहले की बात, तो एक्चुअल में वो तो निकल गया, आधा घंटा 15 मिनट जो भी था निकल गया ना, तो वो काय में चला गया, पास्ट में। हिंदी में कहते हैं भूतकाल, काल का मतलब समय, भूत मतलब पीछे, जो समय निकल गया उसी को कहते हैं पास्ट। तो अगर मैं कहूं कि अभी से पीछे का जितना भी समय है वो कौन से टेंस में आएगा, पास्ट में आएगा। लेकिन परफेक्ट में चीजें थोड़ी सी बदलती हैं, ठीक है, कैसे वो ध्यान देना। मान लो अभी 10 बजे हैं, कितने बजे हैं, 10। आप घर से आए और आपने 6:30 बजे पे आपने क्या किया, घर पे नाश्ता किया, ठीक है। आप नाश्ता किया और यहाँ पढ़ने आए हो, ये बैच 10 बजे चल रहा है, मैं यहाँ नाश्ता कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मैंने नाश्ता कर लिया, क्योंकि आपने जो 6:30 बजे या 7 बजे नाश्ता किया उस नाश्ते का असर आप पे दिख रहा है, आपको भूख नहीं लगी है, नहीं लगी ना, तो खाना जो खाया था या नाश्ता जो किया था उसका असर आपके ऊपर अभी है कि नहीं। तो भले ही वो 6:30 बजे की बात है, 10 बजे बोल रहे हो, लेकिन कौन से टेंस में बोलोगे, वो भी कौन सा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और एक और एग्जांपल दूं, आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है ध्यान देना। मान लो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, आप कोचिंग पढ़ के घर कितने बजे पहुंचे, 1 बजे, और मम्मी ने कहा आपसे कि बेटा खाना बन गया है, खाना बन गया या फिर खाना बना दिया है। अब मम्मी ने खाना बना दिया था 9 बजे, उनको ड्यूटी जाना था, मान लो कोई, खाना कितने बजे बनाया, 9 बजे। मैं कितने बजे आया हूं, 1 बजे, मम्मी मुझसे 1 बजे कह रही है खाना बन गया है, तो एक्चुअल में तो खाना 1 बजे नहीं बना, बना कब है, 9 बजे। तो 4 घंटे पुरानी बात है कि नहीं, और 4 घंटे पुरानी बात है तो पास्ट में जानी चाहिए, लेकिन ये पास्ट में जाएगी नहीं, काय में रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि खाना जो बना है अभी खाया नहीं गया, जब तक उसको हम खाएंगे नहीं तब तक मम्मी क्या कहेंगे कि सुनो खाना बन गया है, खाना खा लो, खत्म कर दो। अब बात क्या हो गई, अब पास्ट में चलिए। समझ में आई मैंने क्या कहा। और अगर ये भी नहीं आया तो सीधी सी बात सुन लो, जो काम कंप्लीट हुआ वो कौन से टेंस में आएगा, परफेक्ट में। सिंपल है कि नहीं। चलो
जैसे मान लो एक और बताऊं इसका, शाम को 5 बजे की बात है, आपको होमवर्क मैंने अभी दिया, ठीक है, अभी 7 बज रहे, मैंने होमवर्क दिया आपको, और आपने होमवर्क कर लिया 8, 9, 10 बजे, जब भी मन हुआ, 7, 8 या 8 बजे दिया, 9, 10 बजे आपने होमवर्क कर लिया। अब मम्मी अगर आपसे पूछे शाम को 5 बजे कि बेटा होमवर्क कर लो, तो तुम क्या कहोगे? मैंने होमवर्क कर लिया है। 5 बजे भी तुम कह रहे हो मैंने होमवर्क कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हो, जबकि किया कब था? सुबह 9 बजे किया था ना, तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन क्या वो पास्ट में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि आपने होमवर्क किया, जब तक वो चेक नहीं हो जाता तब तक वो पास्ट में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? और जिनको ये इफेक्ट वाली बात नहीं समझनी, फिर कह रहा हूँ सीधी सी बात, एक लाइन लिखी मैंने, काम पूरा हुआ या बताने के लिए और पूछने के लिए किस टेंस का प्रयोग? परफेक्ट टेंस का प्रयोग, ठीक है। मैं कल इसको लिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी एक चीज और देखो, रुक जाओ, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस और खत्म करें। दो मिनट देखें, बस 2 मिनट। कल लिखाऊंगा आपको ये सभी, और इसके जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो फिर रिपीट कराऊंगा आपको, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से आ जाएं। तो देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है बेटा? मैं आपको ये भी बताऊंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस बना कैसे। एक्चुअल में टेंस 3 ही थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ये 2 से मिला के बना, क्यों बना उसको भी आपको बताऊंगा बाद में, पहले इसको समझते हैं। तो काम किसी समय से जारी हो, काम किसी, हमने कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा काम जारी है या नहीं, इतना पढ़ा था, काम जारी है या नहीं बताने और पूछने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर उसमें क्या जुड़ जाए और समय में क्या लिखा मिले, तो वो टेंस बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बन जाएगा? हम 7 बजे से पढ़ रहे हैं, क्या बोला? हम 7 बजे से पढ़ रहे हैं, तो 7 बजे पढ़ना चालू किया अपन ने, 7 बजे से लग गया, काम जारी है पढ़ने का, कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसके साथ क्या लगेगा? पास्ट में क्या लगेगा? फ्यूचर में विल सेल के साथ। कोई ये मत सोचना खत्म हो गए सर, मैं अभी एक तरीका बता रहा हूँ बस पहचान याद करने का। सिंस या फॉर कब लगाते हैं? तो याद रखो, अभी तक आपने याद किया, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। इंग्लिश में कहो तो डेफिनेट समय के लिए सिंस और इनडेफिनेट समय के लिए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मेरी ग्रामर में थोड़ी चीज़ें आएंगी, बहुत सिंप्लीफाइड करके बताया है आपको, क्योंकि जब आपको इंग्लिश बोलना हो तो आप नियम याद नहीं रख सकते, आपको कुछ तरीके पता होना चाहिए। तो चाहे टेंस हो, इसीलिए मैंने पीछे भी देखा, काम जारी है तो कंटिन्यूअस, पूरा हुआ तो परफेक्ट, और किसी समय से जारी है तो परफेक्ट। 3 बातों में मैंने 9 टेंस खत्म कर दिया आपके, क्योंकि जितना क्लियर विजन होगा आपका, उतने ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश को आप बोल पाओगे। किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है तो बातें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तो सिंपल भाषा में देखो, सिंस या फॉर कब लगता है? 10th क्लास में एक क्वेश्चन का नंबर तो यही आ जाता है, सिंस या फॉर। पेपर देखना पिछले वाले, तो याद रखना, समय को अगर गिनकर बताए तो क्या लगाना? एग्जाम्पल, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 1, 2 गिन लिए, तो मैं कहूँगा 4 2 आवर्स। मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो 1 2। मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 11 साल गिन सकते हो? सिंस नहीं गिनोगे नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल, 11 साल गिन रहे हो कि नहीं? क्या लगेगा? 4। समझ में आई बात? लेकिन सिंस कब लगेगा? जब समय को क्या करे? बिना गिने बताए। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, बताओ सुबह में कुछ गिना? नहीं गिना। मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, सोमवार में कुछ गिना? नहीं गिना। मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूं, जुलाई में कुछ गिना? नहीं गिना। मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, अब बताओ गिना? नहीं गिना बेटा। क्यों नहीं गिना? सुनना, मैंने कहा मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, ये बात मैंने कही। मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत 2013 से करी थी, स्कूलों में पढ़ाया, उसके बाद 2019-20 से कोचिंग डाली है, तो 2013 से पढ़ा रहा हूं। तो एक्चुअल में समझना, मैं अगर आज से 5 साल बाद 2029 में कहूं, तब भी तुमसे क्या कहूंगा? 2013 से पढ़ा रहा। मैं 2040 में भी आपसे क्या कहूंगा? मैं 2013 से पढ़ा रहा। 2050 में भी क्या कहूंगा? क्या ये बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो ये डेफिनेट हुआ कि नहीं? अब मैं गिनूंगा क्या, वो सुनो। गिनने के लिए अब मैं 13 से मैं पढ़ा रहा हूं, अब गिनूं, समय को गिनूं, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12 साल, 12वीं साल चल रही है।
मैं कहूँ 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 12 साल मैंने क्या किया, काउंट किया। 2013 काउंट ब्रांड देखे होंगे, सिंस 1951, सिंस 1982, सिंस 1995 लिखा रहता है। तो सिंस या फोर का मैटर समझ में आया क्या है, क्लियर है क्या यहाँ से? कल अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे आधे समय, और आधे समय में जो आपको पढ़ाया अभी तक ग्रामर का वो लिखाऊंगा, ठीक है।